नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के आपका फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। तो ये आपका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम नया चैप्टर देखेंगे और वीडियो हम जो देखते हैं इसमें डेली 20 प्रश्न जो है वो देखते हैं। और ये आज वाला वीडियो जो है ये हमारा पार्ट नंबर जो है वो 6 होगा। पिछला वाला पार्ट हमने 5 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सभी की लिंक भी कमेंट में देखिएगा। सबसे ऊपर जो है आपको पिछले वाले सभी पार्ट मिल जाएंगे। और ये वीडियो देखने का समय लाइव है डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर है, टैकोमीटर है, एक्टोमीटर है या बैरोमीटर है? तो 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि स्फेग्नोमैनोमीटर आपका सही हो जाएगा। रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम जो है ये होता है। ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका टैकोमीटर होता है ये क्या होता है? तो आप कह सकते हैं एक मोटर या अन्य मशीन के रूप में एक शाफ्ट या डिस्क की जो रोटेशन होती है या रोटेशन जो गति होती है उसको मापने वाला एक साधन जो है आपका टैकोमीटर होता है। और आपका एक्टोमीटर भी पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपका जो सूर्य किरण होती हैं, सूर्य जो किरण होती है उसकी तीव्रता जो है, सूर्य किरण की तीव्रता जो है उसका निर्धारण करने वाला उपकरण होता है एक्टोमीटर। और बैरोमीटर तो मैं आपको ऑलरेडी से पहले पार्ट में बता चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? प्रश्न जो पूछा गया था यहाँ पर ऑप्शन पलट दिए गए हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साइन वेव इन्वर्टर, ग्लूकोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। कौन सा यंत्र जो है वो रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? तो बात कर लेते हैं उत्तर की, क्योंकि मैंने इसको अभी बता चुका हूं इससे पहले वाले पार्ट में, यानी कि पहले इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में स्फेग्नोमीटर आपका रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है सूची 1 और सूची 2 जो है इसको आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में इस प्रकार से नाम दे रखे हैं, स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर और लक्स मीटर। यहाँ पर आपका डी वाला ये ऑप्शन होगा, लक्स मीटर। अब पहले सूची यानी कि सूची नंबर 2 में पहले नंबर पर लिखा है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए या रक्त दाब मापने के लिए। ये वाला देखिए डी इस तरफ आ गया, ये एक्चुअल में इधर होगा। तो अब आपको सही मिलान जो है वो करना है। तो सही कर दिया मैंने, डी इस तरफ कर दिया। अब बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से डायरेक्ट की कौन किससे मैच करेगा। तो आपका जो स्टेथोस्कोप है ये आपका हृदय की जो ध्वनि है वो सुनने के लिए जो है वो यूज में आता है। आप देखते हैं जैसे डॉक्टर के पास जब चेकअप कराने जाते हैं तो वो कान में लगाता है और आपके जो है वो हृदय पर लगाकर जो है आवाज सुनता है, जिसको हम आला भी बोलते हैं। आपने नाम अवश्य सुना होगा। दूसरा कह रहा है स्फेग्नोमैनोमीटर, तो ये मैंने आपको अभी बताया क्या कि रक्त चाप मापने के लिए यूज किया था। तो स्फेग्नोमीटर मैनोमीटर आपका ऑप्शन 4 से मैचिंग होगा। तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा, फिर 4 आएगा। 3 4 देखिए किसमें, पहले में तो है नहीं, दूसरे में तो है नहीं, तीसरे में आपका 3 4 है, यानी कि आपको और ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सही। परंतु आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो कैरोटोमीटर आपका मैच करेगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, जो कि आपका पहले नंबर पर जो है वो लिखा हुआ है। और लक्स मीटर एक बचा, वो हो जाएगा सोने की शुद्धता पता लगाने के। तो इस प्रकार से आपका सही मिलान जो है वो हो जाएगा। 3 4 2 1। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में या उपरोक्त सभी। अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो द्रव क्रिस्टल आपके जो प्रदर्शन युक्ति हैं इसमें तो यूज होते हैं, तो आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। कलाई घड़ियों में भी यूज होते हैं और पॉकेट कैलकुलेटर में भी यूज होते हैं, यानी कि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए
प्रयुक्त किया जाता है? पायरोमीटर, गीगल मुलर गणक, निद्रव वायुदाब मापी या सिस्मोग्राफ। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक चीज यहाँ पर आपको ये भी लग सकती है कि भूकंप संबंधी वाले प्रश्न हम कर चुके हैं, परंतु प्रश्न आपके अलग अलग पेपर में जो पूछे गए उन सभी का कलेक्शन है पर्टिकुलर इस टॉपिक से, इसलिए आपको एक जैसे प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, परंतु ऑप्शन बदले हुए हैं। रीजन यही है कि आपका ये प्रश्न किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसीलिए आपको प्रश्न एक जैसे देखने को भी मिल सकते हैं, एक आधे, सभी नहीं, कुछ। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सिस्मोग्राफ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूकंप संबंधी जानकारी जो है के लिए प्रयुक्त सिस्मोग्राफ आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। प्रश्न में नहीं लिखा है, इसका विशेष ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उनकी आवृत्ति मापने का यंत्र। दूसरा है ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। तीसरा है ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। और चौथा है एमीटर जो कि विद्युत शक्ति मापक यंत्र। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको जो है वो छांटना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र जो है ये आपका गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली जो विद्युत धारा है उसको मापने का यंत्र है। विद्युत शक्ति मापक यंत्र जो है आपका नहीं है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। और बहुत कम यदि मिलने वाली कोई धारा है तो उसको मापने के लिए जो प्रयुक्त युक्ति है उसको हम मिली अमीटर के नाम से जानते हैं या माइक्रो अमीटर के नाम से जानते हैं। तो यही आपका ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो बाकी भी ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार कि ये सभी सही है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ये वाला ऑप्शन आपको काफी जगह देखने को ऑडोमीटर मिलता है, ध्यान रखिएगा। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र होता है। और ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति होती है। ऑडियो में ऑडियो वर्ड ही आ रहा है तो उससे भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है वृद्धि दर नापने में, प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 4 ऑप्शन में से बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए वृद्धि दर नापने में सही हो जाएगा। ऑक्सेनोमैनोमीटर जो आपका लिखा हुआ है ये आपका वृद्धि दर नापने में प्रयोग होता है, परंतु यही प्रश्न थोड़ा सा यदि डिटेल में पूछ लिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि किसकी वृद्धि नापने के लिए, तो आप कहेंगे पौधों में वृद्धि दर जो होती है या पौधों में जो वृद्धि होती है उसको नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी इंग्लिश में भी नीचे मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, तो होती है AUXANOMETER। ये जो है आपकी ऑक्सेनोमैनोमीटर आपका बिल्कुल हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां। सूची 1 दे रखा है, सूची 2 रखा है, सही सुमेलित आपको करना है। तो पहला लिखा है एनीमोमीटर, दूसरा लिखा है सिस्मोग्राफ, तीसरा लिखा है बैरोग्राफ और चौथा लिखा है हाइग्रोमीटर। ये आपका सूची 1 में जो है वो दे रखा है। सूची 2 की बात करें, भूकंप, वायुमंडलीय दाब, वायु वेग या वायुमंडलीय आर्द्रता। अब आपको क्या करना है, सही सुमेलित करके नीचे जो कोड दे रखा है उसमें चयन करना है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूं। तो चलिए अब बात करते हैं सही मिलान की। तो सबसे पहले जो सबसे इजी है वो आप लगा लीजिए, सिस्मोग्राफ में आपको बता चुका हूँ भूकंप से संबंधित होता है, यानी आप कह सकते हैं तो नीचे कोड दे रखा है उसमें दूसरे नंबर पर आपका 1 आएगा, जो कि आप देखिए पहले वाले ऑप्शन में भी है और इस वाले ऑप्शन में भी है और इस वाले ऑप्शन में भी है।
अब हाइग्रोमीटर भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि वायुमंडलीय आर्द्रता से संबंधित होता है, तो इसको भी आप टिक कर लीजिए, यानी कि सबसे लास्ट में आपका 4 आएगा। यहाँ पर तो नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरे वाले में देखिए भी नहीं है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, बचा ये, तो यही बिल्कुल सही होगा। बाकी आपको ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 के बाद आपका देखिए सबसे पहले नंबर पर 3 आया, यानी कि एनीमोमीटर जो है आपका मैच करेगा 3 से, यानी वायु वेग आपका एनीमोमीटर से संबंधित हो जाएगा, और बचा एक वायुमंडलीय दाब जो आपका बैरोग्राफ से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही मिलान आपका 3 1 2 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है परावर्तन है, व्यतिकरण है, अपवर्तन है, या ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो स्टेथोस्कोप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण इस पर कार्य करता है। देखिए प्रश्न कि पॉइंट के अंदर से भी पूछा जाता है। अभी तक तो मैंने आपको बताया स्टेथोस्कोप पर, वो भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अधिक से अधिक जानकारी रखनी है। तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। एनीमोमीटर है, स्फेरोमीटर है, स्फेग्नोमैनोमीटर है, या एम मीटर है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो मैंने आपको इसको प्रश्न को बता दिया कि ऑप्शन सी सही होगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रश्न जो है आपको 1-2 रिपीट मिलेंगे, बस ऑप्शन आपके जो है वो चेंज होंगे। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है ब्यूटेरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, या थर्मामीटर से। अच्छा प्रश्न है, ये भी आपका कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जा चुका है। दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है। एसएससी बैंक में इस टाइप के प्रश्न आपके काफी जो है वो पूछे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है वो ज्ञात करने के लिए यूज जो है वो किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। इससे पहले जो प्रश्न था वो भी वही था, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है ये पूछा गया था। यहाँ पर वही चीज पूछी गई, आपेक्षिक वर्ड को हटा दिया गया है। तो हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर कौन सा सही होगा, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो बात करते हैं उत्तर की, तो इसका भी वही सेम उत्तर होगा। लैक्टोमीटर आपेक्षिक घनत्व पूछा जाए, डायरेक्ट दूध का घनत्व पूछा जाए, लैक्टोमीटर जो है इसी के द्वारा मापा जाता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और सही उत्तर छांटना है। तो एक तरफ आपका सूची 1 दे रखा है और दूसरी तरफ सूची 2 दे रखा है। सूची 1 में आपका लैक्टोमीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर और वोल्टमीटर ये 4 दे रखे हैं। सूची 2 की बात करें तो विद्युत धारा, सापेक्ष आर्द्रता, विद्युत विभव और दुग्ध जो है उसकी शुद्धता। अब आपको सही मिलान करना है और छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कि ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो इलेक्ट्रोमीटर मैंने आपको बताया दुग्ध की शुद्धता से संबंधित होता है, तो पहले नंबर पे आपका 4 आएगा। तो देखिए पहले में भी 4 नहीं है, इसमें है 4, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, यानी कि यही दोनों में से कोई सही हो सकता है। अब हाइग्रोमीटर मैंने आपको बताया कि आपेक्षिक यानी कि आर्द्रता से संबंधित होता है, तो इस प्रकार से ये मैच करेगा, यानी कि तीसरे नंबर पर आपका आएगा 2 नंबर। तो बी में भी है, डी में भी है। अब आपको एमीटर और वोल्टमीटर में कोई एक पता होगा तो आप इजी तरीके से कर लेंगे। तो आप जानते हैं एमीटर आपका विद्युत धारा से संबंधित है, तो आपका दूसरे नंबर पर 1 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। और जो वोल्टमीटर है वो मैच करेगा विद्युत विभव से। तो ये आपका इस प्रकार से सही सीरियल हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है। उच्च द्रवता होती है, उच्च घनत्व होता है,
उच्च संचालन शक्ति होती है या उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। अपने आप तक सोच जरूर लिया होगा कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च संचालन शक्ति, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति। जैसे कि आप थर्मामीटर में देखते हैं, उसमें भी आपको पारा देखने को मिलता है, वो भी आपका तापमापी यंत्र होता है। तो रीजन आपका यही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है इनमें से कौन सा है। एनेमोमीटर है, क्रोनोमीटर है, ऑडियोफोन है या ऑडियोमीटर है। एक प्रश्न के ऊपर सही मिलान वाला जो प्रश्न आया था वहां पर मैंने आपको बताया था, आपने सही से सुना होगा, तो बिल्कुल भी आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन ABCD में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑडियो मीटर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र आया था, तो मैंने आपको बताया था ऑडियो वहां पर लिखा है, उससे भी आप इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न 15 कह रहा है सही सुमेलित करना है फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑल्टीमीटर। 4 एक तरफ दे रखे हैं, दूसरी तरफ वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय आर्द्रता, उसके अलावा ऊंचाई, उसके अलावा समुद्र की गहराई। अब आपको चाटना है कि कौन सा जो है वो सही मिलान होगा। नीचे आपका अलग अलग दे रखा है यहाँ पर कि फर्स्ट का डी, सेकंड का है, इस प्रकार से पहले जो है सीरियल से लिखा होता था, परंतु आपको छाटना है कौन सा सही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो मैं जो आपको बता चुका हूँ वो हम मैच कर लेते हैं। जैसे कि बैरोमीटर जो है आपका, ये वायुमंडलीय दाब से संबंधित होता है, यानी कि सेकंड वाला जो है उसका ए होगा। हाइग्रोमीटर भी आपको मैं बता चुका हूँ कि थर्ड वाला जो है ये आर्द्रता से संबंधित होता है। अब दो बचे फेदोमीटर और ऑल्टीमीटर, जो आपने नहीं सुने होंगे। तो जो फेदोमीटर होता है ये आपका समुद्र की गहराई से संबंधित होता है, वो नापने के यंत्र के रूप में कार्य करता है। और ऑल्टीमीटर आपका ऊंचाई से संबंधित हो जाएगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं पहले का डी। देखिए पहले वाला ऑप्शन में पहले का डी है, सी वाले में भी है, बाकी में नहीं है, तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। बैरोमीटर यानी कि दूसरे का ए, तो इसमें देखिए पहले वाले में ही सेकंड का है, बाकी अब आपको ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेकंड का ए जो है आपका सी वाले ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16, समय मापक विज्ञान है कॉस्मोलॉजी, हॉरोलॉजी, टोमोग्राफी या हाइड्रोलॉजी। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। समय मापक विज्ञान में इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका हारोलॉजी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, समय मापक विज्ञान से संबंधित। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श व ऊर्ध्व दीवार के मध्य फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ होगा। एक दीर्घ वृत्ताकार पथ होगा, एक सरल रेखा होगा, एक वृत्ताकार पथ होगा या एक परवलयिक पथ होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कि अनुरेखित पथ कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक वृत्ताकार पथ आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। पास की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, छोटी वस्तुएं या सूक्ष्म और पास की वस्तुएं। 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा आपको इनमें से सही होगा। जो माइक्रोस्कोप है उसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म और पास की जो वस्तुएं हैं इनके अध्ययन में जो है माइक्रोस्कोप का यूज जो है वो किया जाता है। जैसे कि आप एक कोश की जीव जो है वो देखते हैं, तो वही आपका यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न 19 कह रहा है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 19, फैथोमीटर का उपयोग
किसे नापने में जो है वो किया जाता है? वर्षा, भूकंप, समुद्र की गहराई या ध्वनि तीव्रता। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। सही मिलान ऊपर आया था, वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि फैथोमीटर का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई जो है इसको नापने में यूज किया जाता है फैथोमीटर। इसको एक थोड़ा सा आप ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। फैथो में देखिए फेंकना आ रहा है, जैसे समुद्र में आप क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये चेक कर सकते हैं पत्थर फेंक कर कि वो कितना गहराई में डूब रहा है। तो फैथोमीटर ये चेक करने के लिए होता है कि समुद्र की गहराई क्या है। तो पत्थर फेंको, फैथो थोड़ा थोड़ा देखिए मैच कर रहा है, उससे जोड़कर आप जो है वो याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि आपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। तो ये निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम या न्यूटन का प्रथम गति नियम। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में, और इसके बाद से हमारा नया चैप्टर जो है वो शुरू होगा, और चैप्टर हमारा होगा मैकेनिक्स पर रिलेटेड, जिसमें आपको अलग अलग ग्रेविटी, मोशंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।